देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और चलिए अब शुरुआत कर रहे हैं देश के सबसे विश्वसनीय बुलेटिन, देश के बुलेटिन की और बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। 5वें दौर की बैठक में चीन से दो टूक कह दिया गया है भारत की तरफ से। चीन की आर्मी फौरन पीछे हटे, ये भारत ने दो टूक कहा है। कमांडर स्तर की जो बातचीत हुई है 11 घंटे तक चली। विवादित इलाके से पीछे हटे चीनी सेना। भारत ने कहा है टकराव वाले इलाके को खाली करे चीन, पूरी तरह से अपने सैनिक को हटाए चीन। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर जो कि भारत ने चीन को दो टूक कही है। भारत चीन के कमांडर्स के बीच 5वें दौर की बातचीत हुई है और करीब 11 घंटे तक यह बातचीत मोल्डो में चली है। पैंगोंग त्सो और टकराव वाले दूसरे क्षेत्रों से जल्द चीनी सैनिकों की पूरी तरह से वापसी को सुनिश्चित किया जाए और इस बात का दबाव भारत की तरफ से चीन पर डाला भी गया है। भारत का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया है। हालांकि चीनी दल का नेतृत्व दक्षिण शिनजियांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन की तरफ से किया गया। सुमित चौधरी पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, पूरी डिटेल दीजिए इस बैठक को लेकर। देखिए, कल सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हुई थी। खास बात है कि लगातार देर रात तक करीबन 11 बजे के बाद तक ये बैठक चली है, यानी 12 घंटे से ऊपर ये बैठक चली है। और माना यही जा रहा है करुणा की इसमें न सिर्फ पैंगोंग को लेकर बल्कि खास बात ये कि पैंगोंग फिंगर कोर को लेकर, इसके अलावा डेमसांग को लेकर काफी लंबी चर्चा। आपको याद होगा कि जब फेज 1 खत्म हुआ था, डिसएंगेजमेंट का, तब ये कहा गया था कि 14 जुलाई के बाद एक और बैठक होगी जिसमें डिसएंगेजमेंट का फेज 2 शुरू होगा। लेकिन करीबन 15-16 दिन बीतने के बाद ये बैठक हुई और खास बात यह कि डिसएंगेजमेंट फेज 2 को लेकर अभी कोई चीज इम्प्लीमेंट नहीं की गई थी और चीन की तरफ से लगातार बातें तो कही जा रही थी, लेकिन कोई बड़ा निष्कर्ष नहीं निकला था। तो माना जा रहा है कि ये दोबारा से बैठक हुई है WMCC की बैठक के बाद, और अब ये माना जा रहा है कि इसको लेकर कोई बड़ा चीजें आ सकती हैं। तो शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए सुमित। तो अब इस बैठक के बाद जो दो टूक कहा गया है, आगे अब देखना होगा चीन का कदम। इन सब के बीच बड़ी एक और खबर चीन को लेकर। चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन ने परमाणु बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है। 100 सेकंड में आप देखिए सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ यह बड़ा खुलासा। जिनपिंग पर सनक सवार, तैयार किया युद्ध का मैदान, खासगर एयरबेस पर तैनात किए एटमी बम वर्षक विमान। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ चीन की मक्कारी का सबसे बड़ा खुलासा। चीन ने LAC से थोड़ी दूरी पर उन विमानों को तैनात किया है जिन्हें न्यूक्लियर बम वर्षक के नाम से जाना जाता है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से चीन की इस हिमाकत पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। ये तस्वीरें चीन के कासगर एयरबेस की हैं। इसी एयरबेस पर ड्रैगन ने परमाणु ताकत से लैस जंगी जेटों को तैनात किया है। इस एयरबेस से लेह की दूरी करीब 690 किलोमीटर है, लेकिन एटमी हथियारों से लैस ये चीनी जेट इस दूरी को मिनटों में तय करने की क्षमता रखते हैं। अब सैटेलाइट से मिली तस्वीरों पर गौर करिए। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि 6 शियान H-6 बॉम्बर तैनात हैं। इन तस्वीरों में जिन 2 बम वर्षकों को अलग से दिखाया जा रहा है, इन तस्वीरों को सैटेलाइट के कैमरों ने 6 जुलाई के दिन कैप्चर किया था। ऐसे में इन तस्वीरों से साफ है कि चीन युद्ध के लिए तैयार है और हिंदुस्तान से टकराने के लिए पूरा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। इस साजिश के तहत चीन ने कासगर एयरबेस पर इस खतरनाक जंगी जेट की तैनाती की है। शियान H-6 बॉम्बर 1050 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से परवाज भरता है। इसके विंग पर लोडिंग की क्षमता 460 किलो है। इसमें लगी मिसाइल 6000 किलोमीटर की रेंज तक हमला करने में सक्षम है। यह विमान बम और न्यूक्लियर मिसाइलों से टारगेट पर वार करता है। ड्रैगन ने बेहद सोची समझी रणनीति के तहत पहली बार कासगर एयरबेस पर इस जंगी जेट की तैनाती की है, क्योंकि अब तक इस जंगी जेट का इस्तेमाल किसी भी युद्ध में नहीं हुआ है। पर इस बार चीन के इरादे बेहद खतरनाक हैं, तो हिंदुस्तान भी चीन की हर हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में अगर भारत और चीन का युद्ध इस बार हुआ तो ड्रैगन की मौत मुश्किल ही नहीं 100% मुमकिन है। इन सब के बीच रुख कर रहे हैं अगली बड़ी खबर का। रूस की सेना ने अब टैंकों से मिलिट्री डील की है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। जंगल और पहाड़ी इलाकों में हुई इस युद्ध की रिहर्सल में टैंक के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर निशाना साधा गया। आप 100 सेकंड में देखिए पुतिन की युद्ध वाली तैयारी कैसी है, देखिए आप। ये रूस की आर्मी के वो लड़ाके हैं जो पलक झपकते ही किसी भी मुल्क का भूगोल बदल सकते हैं। ये रूस की फौज के वो शिकारी हैं जिनके वार से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
रूसी सेना लगातार एक्शन में है। रूस के योद्धा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह के हालात में दुश्मन पर अटैक किया जा सके। जिस तरह से रूस ने अपने जंगी तेवर अख्तियार किए हुए हैं, इससे तीसरे वर्ल्ड वॉर का सीन बन रहा है। रूस ने अपनी सेना को सबसे घातक और विध्वंसक हथियार देने का फैसला किया है। रूस की तैयारी आसमान में भी चल रही है तो जमीन पर भी उसके टैंक धूल उड़ा रहे हैं। जंगलों में दौड़ते पुतिन के टैंक दुश्मन देशों को ललकार रहे हैं। अब इस टैंक पर गौर करिए। इन टैंकों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनसे विनाशक गोले दागो और भूल जाओ। मतलब एक बार गोले दागने के बाद टैंक से निकला बारूद खुद ब खुद टारगेट को नेस्तनाबूद कर देता है। रूस की इस मिलिट्री एक्सरसाइज में युद्ध जैसा यही सीन दिखाई दिया। रूस की इस ड्रिल में पहले रडार से टारगेट सेट किए गए, फिर टैंक से टारगेट में ताबड़तोड़ गोले बरसाए गए। इन टैंकों के निशाने पर सामने पहाड़ी पर सेट किए गए टारगेट थे, जिन्हें इन टैंकों ने कामयाबी के साथ हासिल किया। इन टैंकों को पेड़ों के पत्तों और टहनियों से ढका गया था ताकि जंगल में इन टैंकों को दुश्मन की नजरों से बचाया जा सके। यानी अमेरिका की तर्ज पर रूस भी जंग वाली रिहर्सल कर रहा है। दोनों सुपर पावर मुल्कों के बीच हथियारों की नुमाइश की होड़ लगी है। दोनों महाशक्तियों पर बारूदी सनक सवार है। हालात इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि युद्ध के मैदान में कुछ बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी इशारा तीसरे विश्व युद्ध की तरफ है। इन सब के बीच हादसों के शहर में मुंबई पुलिस की जो हिकारत है, हिकारत को झेल रही बिहार पुलिस ने हुंकार भर दी है। सुशांत केस में मुंबई पुलिस के असहयोग के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे काफी ज्यादा इससे खफा है, नाराज है, लेकिन इस उम्मीद के साथ भी है कि मुंबई पुलिस को केस की छानबीन में सहयोग करना ही होगा। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि कोई कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो, बिहार पुलिस साक्ष्य जुटाने में सक्षम है। आप 100 सेकंड में देखिए बिहार पुलिस की हुंकार, और यह भी साफ तौर पर कह दिया कि जब साक्ष्य मिल जाएंगे, सबूत मिल जाएंगे, तो कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो बचने वाला नहीं है। आप देखिए, निष्पक्ष अनुसंधान करेंगे, लेकिन गहराई से करेंगे। न किसी को फंसाएंगे, न किसी को बचाएंगे, न किसी को नाजायज परेशान करेंगे, लेकिन दोषी को तो किसी तरह से ढूंढ करके लाएंगे। बिहार पुलिस की ये हुंकार है, छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के केस को सुलझाने पहुंची बिहार पुलिस के साथ लगातार बदसलूकी और साक्ष्य जुटाने में सहयोग नहीं करने की शिकायत के बाद वो खफा हैं। मुंबई पुलिस हमारा सहयोग करेगी, करना पड़ेगा उनको, क्योंकि पूरा देश देख रहा है इसको। बिहार का बेटा था लेकिन पूरे देश की शान था वो। आज बिहार की नहीं, पूरे देश की आवाम जानना चाहती है कि इस मामले में हुआ क्या आखिर। मुंबई पुलिस ने अब तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं सौंपा, सुशांत केस से संबंधित पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी, ना ही सीसीटीवी फुटेज बिहार पुलिस को सौंपी। सुशांत केस से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी। बहुत ही रहस्य बन गया है इस केस में। इस रहस्य पर से पर्दा उठना चाहिए, हम वही कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कुछ तो है जो मुंबई पुलिस छिपा रही है, रसूखदार को बचा रही है। आखिर मुंबई पुलिस किसके नमक का हक अदा कर रही है, कानून का या फिर कसूरवार का? और सवाल यह भी कि केस की राजदार मानी जा रही रिया चक्रवर्ती अब तक लापता कहां है। इसके लिए लुक आउट नोटिस को लेकर देखो, खोज लेंगे हम, जरूरत पड़ेगी तो खोज लेंगे। हम अनुसंधान कर रहे हैं, हम साक्ष्य जुटा रहे हैं। जिस दिन साक्ष्य जुटा लेंगे उस दिन कौन नहीं मिलेगा, कहां जाएगा? धरती के किसी कोने में होगा कोई, उसको ढूंढ के लाएंगे जी। बहरहाल मुंबई की पुलिस कभी बिहार पुलिस को धकियाकर कैदी वैन में बिठाती है, मीडिया से बोलने से रोकती है, एक अदद गाड़ी तक मुहैया नहीं करवाती, ऑटो में धूल फांकना पड़ता है। इधर सुशांत केस में मुंबई पुलिस हद दर्जे की मनमानी पर उतर आई है और इसी वजह से उस पर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। आप 100 सेकंड में देखिए मुंबई पुलिस की वो तमाम करतूतें जिससे सुशांत केस में न्याय की राह आसान होने की जगह और भी ज्यादा मुश्किल हो रही है। आईपीएस विनय तिवारी बिहार से मुंबई पहुंचे थे क्रांति करने, सुशांत को न्याय दिलाने जबरन क्वारंटीन कर दिए गए। ये कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार की संजीदगी नहीं, ये उद्धव का अंधा कानून है। बीएमसी के अधिकारियों ने यह काम जबरन किया। बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, ये उद्धव का अपना कानून है। आईपीएस विनय तिवारी से पहले भी बिहार पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई पहुंची, तब उद्धव की संवेदनशील सरकार ने उन्हें क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं समझी। विनय तिवारी के हाथ पर क्वारंटीन की ये मुहर दरअसल चीख चीख कर कह रही है कि दाल में कुछ काला है। ये उद्धव का दोहरा कानून है। जून के पहले ही पखवाड़े में 3 घटनाएं घटती हैं। दिशा सालियान कथित तौर पर खुदकुशी कर लेती हैं, रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़कर चली जाती हैं और फिर सुशांत
कथित तौर पर सुसाइड कर लेते हैं। मासूम मुंबई पुलिस की नजर में इन मामलों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते ही विनय तिवारी इन घटनाओं के आपसी तार को जोड़ने की बात कहते हैं। जो भी नए फैक्ट आएंगे, अगर वो नया फैक्ट यही भी हो जाएगी पुराने किसी केस से भी संबंधित मामला है, तो उस केस से संबंधित फैक्ट की एविडेंस की भी जांच की जाएगी। क्योंकि अगर किसी भी केस में यह होता है कि पिछले केस से रिलेटेड है, तो जब तक वह स्पष्ट नहीं होगा तब तक यह स्पष्ट नहीं हो सकता है। तिवारी 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिए जाते हैं। हाथ पर मुहर लगाकर जुबान बंद कर दी जाती है, क्योंकि ये उद्धव का अंधा कानून है। उद्धव सरकार को लगा था कि बिहार पुलिस आएगी, हाथ पांव मारेगी, माया नगरी की माया में गुम हो जाएगी, थक हार कर चली जाएगी। लेकिन बिहार की पुलिस अड़ गई तो मुंबई पुलिस बीच सड़क पर ही अकड़ गई। बिहार पुलिस को सड़क पर रेला, कैदियों की तरह वाहन में धकेला, क्योंकि ये उद्धव का गुंडा कानून है। मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान की मौत की जानकारी देने का वादा किया। किसी बड़े का फोन आया, उद्धव की पुलिस मुकर गई। पूरे केस में ये उद्धव की पुलिस की बेशर्म मनमानी का सबूत है। दिशा सालियान केस की फाइल डिलीट हो गई। एहसास कराया गया कि यह मुंबई पुलिस की मासूम भूल है, पर नहीं, ये तो रची बुनी गई साजिश है। नीतीश के बिंदास डीजीपी कहते हैं कि न्याय को हलक से निकाल लेंगे। उद्धव की पुलिस बगैर कुछ कह रही है कि न्याय की राह निकाल सको तो निकाल कर दिखाओ। सॉरी सुशांत, सॉरी दिशा, हम आपको न्याय दिलाने की गारंटी नहीं ले सकते। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों मुंबई पुलिस से शुरुआत से इस पूरे मामले में मासूम भूलें हो रही हैं। मुंबई पुलिस का रवैया शुरू से ठीक नहीं है, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से रुक कर रही है। देखिए, बिग वॉल की तरफ हम जा रहे हैं और यह जवाब देना होगा मुंबई पुलिस को कि आखिर क्यों इस पूरे मामले में शुरुआत से ढिलाई बरती जा रही, लापरवाहियां सामने आ रही हैं, और क्यों ऐसा जो रुख है मुंबई पुलिस का है जिसमें सहयोग को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। 5 बड़ी करतूतें। ऑटो के भरोसे है बिहार पुलिस। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जहां पर ऑटो के जरिए तफ्तीश करते, यानी कि ऑटो के जरिए सफर करते बिहार पुलिस के पुलिसकर्मी नजर आ रहे थे। 5 सवाल यह है, किसके इशारे पर बिहार पुलिस को यूं भटकना पड़ रहा है? आखिर कौन है जो कि यह सब कुछ कर रहा है? क्या पीछे से कोई आदेश, कोई ऑर्डर है? इन सब के बीच अगले बड़ी करतूत, बिहार पुलिस से बदतमीजी आखिर क्यों की गई? सवाल, बिहार पुलिस का मुंबई में होना किससे आखिर रहा है? कौन नहीं चाहता कि बिहार पुलिस वहां पर तफ्तीश करे? दिशा केस की फाइल को क्यों डिलीट कर दिया गया, हालांकि इसे भूल कह दिया गया? तकनीकी गड़बड़ी या फिर सोची समझी साजिश से यह सब कुछ हुआ है क्या? इसके जरिए कुछ छुपाने की कोशिश की गई है? फोन आया और मुकर गई पुलिस। दिशा सालियान केस में मुंबई पुलिस के पास किसका फोन, किसे बचाने के लिए यह फोन आया? तो ये तमाम बड़े सवाल और जो 5 बड़ी करतूत आपके सामने हम रख रहे हैं। पटना से गए एसपी विनय तिवारी को जबरन क्वारंटीन कर दिया गया। यह बड़ी करतूत, क्वारंटीन कोरोना नियंत्रण के लिए या फिर सच को नियंत्रित करने के लिए क्वारंटीन किया गया। तो ये 5 बड़ी करतूतों से 5 बड़े सवाल मुंबई पुलिस पर उठ रहे हैं, और इन सवालों का जवाब जो आज टीवी9 भारतवर्ष पूछ रहा है, इन सभी सवालों का जवाब मुंबई पुलिस को देना ही होगा कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें कि विनय तिवारी, एसपी विनय तिवारी को जिस जगह पर क्वारंटीन किया गया वहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी ब्रिजभान ने। बहुचर्चित सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरण में बिहार से मुंबई आए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को मुंबई महानगर पालिका ने क्वारंटाइन कर दिया है। और जो जानकारी सामने आ रही है उसमें विनय तिवारी बिहार से रविवार को करीबन 3 बजे मुंबई पहुंचे थे। 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक उन्होंने अपने जो अधिकारी बिहार से जो आए थे उनसे बातचीत की। सुशांत सिंह आत्महत्या प्रकरण में पूरे मामले की जांच जो है बिहार की जो पुलिस टीम आई है वो मुंबई में कर रही है, लेकिन अचानक रात को 11 बजे विनय तिवारी जो है उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया। विनय तिवारी को ये एसआरपीएफ का जो कैंप नंबर गट नंबर 8 है, कैंप नंबर 8 है, इसमें अंदर होम क्वारंटाइन करके रखा गया है। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल जो ये उठ रहा है कि बिहार से जो पहले पुलिस अधिकारी आए थे वो यहाँ आकर उन्होंने कई दिनों से वो जांच भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें होम क्वारंटाइन नहीं किया गया था। लेकिन विनय तिवारी जो एक आईपीएस अधिकारी हैं और इस टीम को लीड करने वाले थे, इस टीम का नेतृत्व करने वाले थे, उन्हें अचानक देर रात बिहार से आने के करीबन 8 घंटे के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से कर दिया गया। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि विनय तिवारी जब आए उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री और डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर की एक बैठक हुई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। क्या सरकार के इशारे पर मुंबई महानगर पालिका ने किया है? क्या इनका विनय तिवारी का जो होम क्वारंटाइन किया गया है वो नियमतः किया गया है
या पूरा मामला संदिग्ध है, इस तरह के जो सवाल है उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब यह पूरा मामला मुंबई महानगर पालिका में उठाया जाएगा और सरकार से सवाल पूछा जाएगा, ऐसी तैयारी की गई है। कैमरा पर्सन नरसिंह के साथ ब्रिजभान जयसवार, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर सुशांत केस से जुड़ी हुई है। सुशांत केस में मुंबई पुलिस की नाकामी सिर चढ़कर अब बोलने लगी है। इधर सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत से भी इस केस के तार अब जुड़ने लग गए हैं। पटना पुलिस ने जब इस केस की फाइल को मांगा तो मुंबई पुलिस ने कहा कि फाइल डिलीट हो गई है। आप 100 सेकंड में देखिए आखिर मुंबई पुलिस इस संगीन मामले में इतनी लापरवाह क्यों बनी हुई है। डिलीट हो गई दिशा सालियान की फाइल। मुंबई पुलिस ने लैपटॉप देने से किया इनकार। पुलिस की लापरवाही या लापरवाही का नाटक। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की गुत्थी उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की आत्महत्या के साथ भी जुड़ती दिख रही है। इस एंगल से जब पटना पुलिस ने जांच करनी शुरू की तो मुंबई पुलिस के पैरों तले शायद जमीन खिसक गई है। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस के अधिकारी इस केस की फाइलें बिहार पुलिस को देने वाले ही थे कि उनके पास एक अनजान कॉल आती है। इस कॉल के तुरंत बाद मुंबई पुलिस ने पटना की टीम से कहा कि गलती से दिशा के केस वाला फोल्डर डिलीट हो गया है। जाहिर है ये गलती नहीं बल्कि अपराध है कि इतने बड़े संगीन मामले में मुंबई पुलिस ने लापरवाही की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन था जिसका फोन मुंबई पुलिस को आया? किसके कंट्रोल में है मुंबई की पुलिस? किसी सफेद पोश या फिर पुलिस अधिकारी ने डाला अड़ंगा? हद तो तब हो गई जब बिहार की टीम ने कहा कि उनके अधिकारी डिलीट किए गए फोल्डर को वापस हासिल कर सकते हैं, जिस पर मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने लैपटॉप देने से ही इनकार कर दिया। यह भी कहा जा रहा है कि मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने कथित तौर पर बिहार पुलिस को केस से दूर रहने की सलाह भी दी थी। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले पर शुरू से ही सवाल उठ रहे थे, इसलिए इसकी जांच बगैर किसी FIR के तुरंत मुंबई पुलिस को सौंप दी गई थी। लेकिन जब सुशांत के पिता KK सिंह ने रिया चक्रवर्ती सहित 4 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया, इसके बाद से ही मुंबई पुलिस का दोहरा चरित्र सामने आने लगा। 5 अगस्त को भारत में इतिहास बनेगा। भव्य राम मंदिर का पूजन होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मातम पसरेगा। आखिर क्यों? इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। 5 अगस्त की तारीख का दर्द पाकिस्तान के पेट में उठने लगा है। वहां के हुक्मरान अब इससे कराहने लगे हैं। सुनिए पाकिस्तान के विदेश मामलों के मंत्री शाह महमूद कुरैशी को, जो ये साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने राम मंदिर के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और वो मंदिर के खिलाफ मुस्लिम मुल्कों को बरगलाने में लगे हैं। तो अब ये बात साफ हो गई कि दुश्मन मुल्क पाकिस्तान राम मंदिर के खिलाफ साजिश रच रहा है और वो 5 अगस्त को मातम मनाएगा। इसके साथ ही 5 अगस्त को कश्मीर से 370 हटाए जाने का जश्न मनाया जाना है। इससे भी पाकिस्तान के हुक्मरान कराहने लगे हैं। इसके लिए इमरान ने 18 पॉइंट प्लान तैयार किया है। अपने 18 पॉइंट प्लान में इमरान 5 अगस्त को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जाएंगे और नकली आंसू बहाएंगे। वो स्पीच देंगे जिसका लाइव टेलीकास्ट होगा। इतना ही नहीं, इमरान खान के मुजफ्फराबाद पहुंचने से पहले पाकिस्तान सरकार विदेशी पत्रकारों का एक दौरा भी करा सकती है, लेकिन विदेशी पत्रकार ISI द्वारा फंडेड आतंकवादी शिविरों को नहीं देख पाएंगे। भगवान राम के अयोध्या में उनके मंदिर निर्माण की खबरों के बीच एक और बड़ी खबर है जो आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या स्टेशन का भी अब कायाकल्प होगा और स्टेशन को ठीक वैसा ही लुक दिया जाएगा जैसा कि रामलला का मंदिर होगा। आप 100 सेकंड में देखिए अयोध्या स्टेशन की झलक कैसी होगी। अयोध्या के स्टेशन की ये पहली झलक है। निहार लीजिए, देख लीजिए। देखने में आपको ये अयोध्या के रामलला के मंदिर जैसा ही आभास दे रहा होगा। ये सही भी है, आभास ही है जो अयोध्या आने वालों को स्टेशन पर उतरते ही दिल में भगवान राम के प्रति अनुराग पैदा करेगा। इसके लिए रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। स्टेशन कैसा होगा इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। रूपरेखा ठीक रामलला के मंदिर के जैसे ही होगी। 104.77 करोड़ रुपए से अयोध्या के रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। नए स्टेशन भवन के लिए 80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी। 80 करोड़ से बढ़ाकर ये राशि करीब 105 करोड़ रुपए की गई। बताया जाता है कि नए अयोध्या रेलवे स्टेशन का काम 2023-24 तक पूरा हो जाएगा। 5 अगस्त को राम मंदिर के शिलान्यास समारोह के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन के मेक ओवर के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ काम भी चल रहा है। मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में दुनिया भर के भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करने की संभावना है। नए भवन का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा।
पहले चरण में प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, 3 पर वर्तमान में मौजूद सुविधाओं का कायाकल्प किया जाएगा। दूसरे चरण में एक नए स्टेशन भवन का निर्माण किया जाएगा और अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। अतिरिक्त फुट ओवर ब्रिज, फूड प्लाजा, दुकानें, अतिरिक्त शौचालय और दूसरी सुविधाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा एक पर्यटक केंद्र, टैक्सी बूथ, वीआईपी लाउंज, ऑडिटोरियम और एक विशेष अतिथि गृह भी बनाया जाएगा। यानी राम की नगरी में सब राममय होगा। अयोध्या का स्टेशन ठीक वैसा ही दिखेगा और एहसास जगाएगा जैसे प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और एक और बड़ी खबर अयोध्या से जुड़ी हुई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर से पहले पूरे देश में उत्सव मन रहा है। सभी लोग पवित्र जल लेकर पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में साध्वी ऋतंभरा और 2 सगे भाई भी जल लेकर पहुंच रहे हैं। खबर आपके साथ। ये है साध्वी ऋतंभरा। इन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। आज उन्होंने वृंदावन के केशी घाट पर विधि विधान से पूजा अर्चना की। सामने भगवान राम का धनुष बाण और हनुमान जी का गदा रखा था। साध्वी ऋतंभरा ने संकल्प के साथ प्रण लिया और अब वो यमुना पूजन कर ब्रजरज और पवित्र कुंडों का जल लेकर अयोध्या जा रही हैं। साध्वी ऋतंभरा की माने तो निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई गई। सरयू का जल लाल हो गया था और उन तमाम कष्ट और पीड़ा को झेलने के बाद आज हमें ये मंजिल मिली है। मैंने कहा ये राम मंदिर जो बनने जा रहा है, ये हिंदुओं के बच्चों के जिंदगियों, जवानी और तरुणाइयों के गारे से बनने जा रहा है। इसलिए इसकी जो तुलना किसी और से की जाए वो पाप होगा। 500 साल बाद अपने खंडित स्वाभिमान की प्रतिष्ठा करने जा रही है हिंदू जाति। अब इन तस्वीरों को देखिए। इन दोनों बुजुर्ग भाइयों की उम्र 70 साल से ज्यादा है। ये दोनों भाई 151 नदियों और 3 समंदरों का जल लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। एक का नाम है राधेश्याम पांडे और दूसरे का नाम महाकवि त्रिफला। अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान पवित्र जल अर्पित करने के लिए दोनों भाई अयोध्या आए हैं। ये दोनों भाई 1968 से ही पवित्र नदियों का जल इकट्ठा कर रहे थे और इस बार उनके मन की मुराद पूरी हो गई। प्रातः प्रणाम प्रभु पद पंकज, प्यार पिपास प्रयाग परोसा, पुण्य पुराण प्रभाष परे, परिणाम पगे प्रभुता परितोषा, पंथ पुनीत परापकरा। और अब बात करते हैं सावन के आखिरी सोमवार की। आज सावन की आखिरी सोमवारी और आज सावन महीने की पूर्णिमा भी है। शिव मंदिरों और धामों पर विशेष पूजा अर्चना हो रही है। उज्जैन के बाबा महाकाल को विशेष पूजा के बाद राखी बांधी गई। वहीं आज संपन्न हो रही अमरनाथ यात्रा से पहले महादेव के इस पावन धाम की झांकी देखते ही बन रही है। दोनों जगहों के दर्शन आप करिए। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वया सुविदिना भवनेश्वर लक्ष्मी, पापात्मनां कृतधिया हृदयेषु बुद्धि, श्रद्धा सदा कुलजना प्रभवस्य लज्जा। बोलिए बाबा बर्फानी की जय। बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। येदियुरप्पा को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया है। बीएस येदियुरप्पा ने ट्वीट करके खुद
कोरोना होने की जानकारी को शेयर किया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, और साथ ही उन सभी लोगों से भी कोरोना टेस्ट करने की अपील की है खुद बीएस येदियुरप्पा ने, जो कि बीते कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए। तो बीते 24 घंटे, पिछले 24 घंटे दिग्गज नेताओं पर काफी भारी पड़े हैं। कैसे? सियासत के कई बड़े नेता महामारी की चपेट में आ गए हैं, कोरोना की चपेट में। गृह मंत्री अमित शाह के बाद सीएम येदियुरप्पा की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। आप 100 सेकंड में देखिए दिग्गजों में कैसे फैला कोरोना। रविवार के दिन देश के कई दिग्गज नेताओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हुए तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई। सबसे दुखद खबर यूपी से आई। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का निधन कोरोना की वजह से हो गया। तो रविवार के दिन देश के कई बड़े नेताओं को भी कोविड-19 महामारी ने जकड़ लिया। कल शाम करीब 4:45 बजे पूरे देश को मालूम हुआ कि गृह मंत्री अमित शाह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इससे पहले शाम 4:15 बजे उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर मुंबई से बिग बी को लेकर राहत की खबर है कि वो अस्पताल से घर पहुंच चुके हैं। अमिताभ बच्चन 11 जुलाई से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी कि वो कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। इसके अलावा यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने भी खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। रविवार को एक और सियासी हस्ती, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इसकी जानकारी चेन्नई के कावेरी अस्पताल की तरफ से जारी की गई और देर रात खबर आई कि सीएम येदियुरप्पा भी कोरोना पॉजिटिव हैं। सीएम येदियुरप्पा ने अपने ट्विटर हैंडल पर कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।